नेक्स्ट हम लोगों ने करना है गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड, और ये मेथड भी गॉस एलिमिनेशन मेथड की तरह ही है। और इस मेथड को यूज़ करते हुए नेक्स्ट हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 4 जो है वो सॉल्व करनी है। गॉस एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं कि आपको जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, उन लीनियर इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है वो बनाते हैं। अब हमें पता है कि हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है वो इन्हीं सिस्टम ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशंस की बात करें तो इसकी मैट्रिक्स की फॉर्म जो है वो इस तरह बनेगी कि सबसे पहले जो अननोन इन्वॉल्व हो रहे हैं उनके कोएफिशिएंट लिखेंगे। पहली जो इक्वेशन है उसका जो पहला अननोन है x1, उसका कोएफिशिएंट 2 है, x2 का कोएफिशिएंट -1 है और x3 का कोएफिशिएंट भी -1 है। उसके बाद जो दूसरी इक्वेशन है उसमें x1 का कोएफिशिएंट 3 है, x2 का कोएफिशिएंट 4 है और x3 का कोएफिशिएंट -2 है। उसके बाद जो तीसरी इक्वेशन है उसमें लिखते जाएं तो 3 आएगा पहले अननोन का कोएफिशिएंट, दूसरे अननोन का कोएफिशिएंट -2 है, तीसरे का कोएफिशिएंट जो है वो +4 है। तो यहाँ पे आपका जो x3 आएगा ये वाला, ये जो टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे हुई है, यहाँ पे x2 लिखा हुआ है बुक में, यहाँ पे आपके पास जो है वो x3 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो अननोन इन्वॉल्व होते हैं उसको कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में जो लिखते हैं वर्टिकली, आपके पास यहाँ पे x1 आएगा, उसके बाद x2 और लास्ट में आएगा x3। जितने भी अननोन इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देंगे। उसके बाद इक्वल का सिंबल आएगा और लास्ट में आगे आपके जो कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं जिनके साथ कोई अननोन मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होता वो आपके लास्ट में उनका कॉलम मैट्रिक्स जो है वो बन जाएगा। ये है आपने क्या किया, आपकी जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन थी उनका मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया था। इस मैट्रिक्स को मैट्रिक्स कैपिटल ए का नाम देते हैं, इस मैट्रिक्स को कैपिटल एक्स का नाम देते हैं। तो दो मैट्रिक्स ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और इक्वल के बाद ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को हम जो है वो कैपिटल बी का नाम देते हैं, जिसको बुक वालों ने स्मॉल बी का नाम दिया हुआ है बोल्ड नोटेशन के साथ। अब देखें आपका जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसमें और मैट्रिक्स ए में और बी में क्या फ़र्क है, तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। देखें आपके जो मैट्रिक्स ए है उसके अंदर जो ये जो एलिमेंट्स आ रहे थे इनको इसी पोजीशन में ऐसे ही जो उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में, ठीक है। उस ये एलिमेंट्स लिखने के बाद जो है वो एक वर्टिकल लाइन लगाई है, मैट्रिक्स को भी कंप्लीट नहीं किया। उसके बाद आपके ये जो कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स जो कैपिटल बी के साथ जिसको हमने डिनोट किया हुआ है इसकी जो एंटीज है इनको कॉलम वाइज जस्ट वर्टिकल लाइन के बाद जो लिख दिया है। तो इस तरह वर्टिकल लाइन से सेपरेट करने के बाद मैट्रिक्स कैपिटल ए और जो मैट्रिक्स कैपिटल बी है उसके एलिमेंट्स को लिख दिया, दरमियान में वर्टिकल लाइन से इनको सेपरेट किया हुआ है जस्ट ये देखने के लिए कि आपके ए के एलिमेंट्स कौन से हैं और कांस्टेंट वाले इक्वल के बाद जो कांस्टेंट एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं, ताकि थोड़ा सा फ़र्क रहे आपको कैलकुलेशन करने में। और इन जब आप इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन बनाने में भी आप लोगों को आसानी होती है, क्योंकि इक्वल के बाद जो है कांस्टेंट को हम लोगों ने यहाँ पे इनको लिखना होता है। जैसे यहाँ पे 2x1 माइनस x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 4 है, तो ये लाइन के बाद जो नंबर आता है इज इक्वल टू वो वाला नंबर लिखते हैं हम लोग। तो ये तो वर्टिकल लाइन के साथ जो है इन दोनों मैट्रिसेस के एलिमेंट्स को कंबाइन लिख लेना है सेपरेट करके। उसके बाद जो है वो इनको एक स्क्वायर ब्रैकेट के साथ इंक्लोज कर देना है, तो आपको एक नया मैट्रिक्स मिल जाएगा। इस मैट्रिक्स को हम जो है वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है वो बोलते हैं। और क्योंकि ये मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को कंबाइन करके नया मैट्रिक्स बना है, बुक वालों ने स्मॉल बी से डिनोट जो है मैट्रिक्स बी को डिनोट किया हुआ है, तो इन दोनों मैट्रिक्स के नाम को भी उन्होंने नोटेशन वाइज जो है कंबाइन कर लिया, एक नीचे छोटा सा बी लिख दिया है। और जो ये डिनोट कर रहा है कि ये मैट्रिक्स ए और बी के एलिमेंट्स को कंबाइन करके ये मैट्रिक्स बना हुआ है, इसी पॉइंट ऑफ व्यू को माइंड में रखते हैं उन्होंने इसका नाम रख दिया ये वाला। और इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं ये क्या है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। तो जब भी आप गॉस एलिमिनेशन मेथड या गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले आप लोग जो है सेम स्टेप करते हैं कि आप अपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को देखते हुए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। या समटाइम आपको क्वेश्चन में जो है डायरेक्टली ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ही दिया गया होता है इस तरह, और कहते हैं कि जिस भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करें। आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है नहीं दी गई होती, तो आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। अगर आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई हैं तो और आप लोगों ने गॉस एलिमिनेशन मेथड या गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो आपने सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है खुद से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को देख के। या फिर ये भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में ही जो है वो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दिया गया और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ना दी गई, आपसे कहा जाए कि जिस भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन जो है फाइंड आउट करें। तो आप इस तरह भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो
कोई मसला नहीं है उसमें भी। गॉस एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते थे, हमारा जो आर्गुमेंटेटिव मैट्रिक्स होता था उसको एशेलोन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते थे। प्रीवियस मीटिंग में इससे रिलेटेड 2 एग्जांपल भी की थी। अभी जो मेथड हम लोगों ने पढ़ना है गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड, उसमें क्या करते हैं कि आपका जो आर्गुमेंटेटिव मैट्रिक्स होता है उसको रिड्यूस एशेलोन फॉर्म में जो है वो ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, पहले मेथड में एशेलोन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड में। फिर दूसरा मेथड अभी हम पढ़ने लगे हैं गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड, उसमें आर्गुमेंटेटिव मैट्रिक्स को रिड्यूस एशेलोन फॉर्म में जो है ट्रांसफॉर्म करते हैं। उसके बाद वैसे सॉल्व करते हैं जैसे हम लोगों ने गॉस एलिमिनेशन मेथड में जो है सॉल्व किया था। तो फॉर एग्जांपल अगर इसी आर्गुमेंटेटिव मैट्रिक्स को रिड्यूस एशेलोन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है तो हमारी नॉन जीरो जो जीरो रोज हैं वो एंड पे होनी चाहिए। जीरो रोज तो है ही नहीं, इसलिए वो वाली बात तो फिलहाल यहाँ पे डिस्कस नहीं होगी। उसके बाद जो नॉन जीरो रोज हैं, हर आने वाली रो का पिवट एलिमेंट पिछली रो से जो है वो आगे ही होना चाहिए। तो यहाँ पे जो जितनी भी नॉन जीरो रोज हैं, 3 नॉन जीरो रोज हैं, सभी का पिवट एलिमेंट जो है पिछली रो से आगे नहीं है बल्कि उसी की पोजीशन पे है। तो हमें अब क्या करना होगा, हर आने वाली रो का पिवट एलिमेंट जो है पिछली रो से आगे बनाना होगा। वो बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो सबसे पहली नॉन जीरो रो है उसका पिवट एलिमेंट जो है वो 1 बनाते हैं। ठीक है, 1 बनाने के बाद फिर क्या करते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि उस 1 के नीचे वाला एलिमेंट जो है, एलिमेंट जितनी भी हैं वो सारे के सारे जो हैं वो 0 हो जाएं, ताकि आने वाली रो का पिवट एलिमेंट जो है ऑटोमेटिकली आगे चला जाए। अब हमारा फर्स्ट टारगेट ये है कि हमारी पहली जो नॉन जीरो रो है उसका पिवट एलिमेंट 1 बनाए। अब पिवट एलिमेंट हम या तो इंटरचेंज 2 रोज को आपस में इंटरचेंज करके बना सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, किसी रो को किसी जो है वो उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें। फॉर एग्जांपल 2 है तो 2 पूरी की पूरी रो को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें। 3 है तो पूरी की पूरी रो को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें, ताकि किसी रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट जो है वो 1 बन जाए। एक वे ये भी कर सकते हैं, या फिर हम ये कर सकते हैं कि किसी एक रो में से दूसरी रो को ऐड रो को जो है सब्ट्रैक्ट कर दें या माइनस कर दें, या किसी एक रो को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद किसी दूसरे रो में से जो ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें, ताकि हमारी जो एक नॉन जीरो रो है उसका पहला पिवट एलिमेंट जो है वो 1 बन जाए, ताकि उसकी मदद से हम बाकी वाले एलिमेंट को जो है वो 0 कर सकें। तो डिफरेंट वे से हम जो है वो किसी नॉन जीरो का पहला एलिमेंट जो है 1 बना सकते हैं। इन डिफरेंट वे में से आपने कौन सा वे चूज़ करना है, ये आपकी कैलकुलेशन या आपके कंसेप्ट डिपेंड करता है कि आप कितना हो सके जो है वो आसान वे चूज़ करते हैं। तीनों में से कोई भी वे चूज़ करके स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन, कोई इशू नहीं है, आपने कैलकुलेशन सही करनी है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने जो वे चूज़ किया उसमें फ्रैक्शन इन्वॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रही है। आपने आसान वे चूज़ किया या मुश्किल वे चूज़ किया, आप पे डिपेंड करता है। आसान वे या मुश्किल वे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जैसे आपकी कैलकुलेशन में थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, लेकिन इन दी एंड आंसर आपका जो सेम ही आता है। तो ज़ाहिर बात है हम कोशिश तो यही करेंगे जितना हो सके जो है वो आसान वे चूज़ करें, ताकि हमें समझने में और करने में भी जो है वो आसानी हो सके। तो यहाँ पे जो 3 नॉन ज़ीरो रोज़ दी हुई हैं उनका पहला एलिमेंट 2 रोज़ का पहला एलिमेंट जो है वो 3 है, और 1 रो का पहला एलिमेंट 2 है। अब पहला तरीका तो ये है कि हम इंटरचेंज करके 2 रोज़ का पहला एलिमेंट 1 बना लें। तो इंटरचेंज करने का फ़िलहाल यहाँ पे तो कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि तीनों जो रोज़ हैं उनका पहला एलिमेंट जो है वो 1 नहीं है, तो इंटरचेंज करके पहला एलिमेंट 1 नहीं बन सकेगा। तो दूसरा वे ये है कि हम किसी रो को जो है वो किसी नॉन ज़ीरो नंबर से जो है ना मल्टीप्लाई करें, यानी कि 2 को या तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें पूरी की पूरी रो को, पहली रो को, या दूसरी रो को और तीसरी रो को 1/3 से मल्टीप्लाई करके पहला एलिमेंट 1 बना दें, तब हमारा पहला एलिमेंट 1 बन सकता है। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आप पहली रो को जो है 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पिवट एलिमेंट तो आपका ये वाला 1 बन जाएगा, ये वाला पहला एलिमेंट। लेकिन जो बाकी एलिमेंट हैं यहाँ पे -1/2 आ जाएगा, यहाँ पे भी -1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो बाकी एलिमेंटों में 2 एलिमेंट्स में फ्रैक्शन इन्वॉल्व हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जब आप R1 को लेकर कोई और ऑपरेशन करेंगे तो आपको जो है फिर 1 -1/2 इन फ्रैक्शंस के साथ जो डील करना पड़ेगा आपको, फिर कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम पेश होगी। इसी तरह यही केस जो है वो 3 वाली सेकंड और थर्ड रो के साथ भी है। अगर आप 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करके इनको 1 करेंगे तो यहाँ पे 4/3 आ जाएगा, यहाँ पे -2/3 आ जाएगा, यहाँ पे 11/3 आ जाएगा। इस तरह थर्ड रो में देखें तो यहाँ पे -2/3 आ जाएगा, यहाँ पे 4/3 आ जाएगा, यहाँ पे 11/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी ज़्यादा फ्रैक्शन इन्वॉल्व हो जाएंगे स्टार्ट में ही। तो हमने कोशिश करनी है जितनी हो सके हमारे फ्रैक्शन जो है एंड पे आए, ताकि जितना हो सके हमारा क्वेश्चन जो है वो जल्दी और आसानी से सॉल्व हो सके। तो ये वाला वे भी हम जो है फिलहाल चूज़ नहीं करेंगे। हम कौन सा वे चूज़ करेंगे, हम ये वाला वे चूज़ करेंगे कि किसी एक रो में से किसी दूसरी रो को सब्ट्रैक्ट कर दें, या किसी एक रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद किसी दूसरी रो में से हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें, ताकि वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने से हमारा किसी रो का पहला एलिमेंट जो है 1 बन जाए। तो अब देखें अगर यहाँ पे, तो जो पहली रो है उसका पहला एलिमेंट या पिवट एलिमेंट 2 है, और दूसरी रो या तीसरी रो है उसका पहला एलिमेंट जो है वो क्या है, 3 है। तो अगर हम
इन 2 और 3 को देखें तो अगर हम 3 में से जो है वो 2 को माइनस कर दें, ये वाले 2 को, ठीक है, तो इस 3 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पे 1 जो है वो बन सकता है। इसी तरह इस 3 में से भी 2 को अगर हम माइनस करें तो हमारा यहाँ पे भी जो है वो माइनस जो है वो बन सकता है, 1 जो है बन सकता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से जो है किसी एक रो में से जो है पहली रो को जो है माइनस करेंगे। उससे हमारा क्या फ़ायदा होगा, माइनस करने से हमारे क्या होंगे, फ्रैक्शंस भी नहीं बनेंगे। और दूसरा ये हमारा ये फ़ायदा होगा कि जब 3 में से थ्रू 2 को जो है माइनस करेंगे तो हमारा जो है वो 1 भी बन जाएगा, तो हमारे दोनों काम हो जाएंगे। ठीक है, एक काम तो ये हो जाएगा, हमारे लिए आसानी हो जाएगी कि हमारे फ्रैक्शंस भी नहीं बनेंगे, और दूसरा काम हमारा ये हो जाएगा कि हम जो 1 बनाना चाह रहे थे हमारा 1 भी जो है बन जाएगा। तो फिलहाल हम क्या क्या यहाँ पे क्या करेंगे, एक रो में से दूसरी रो को माइनस करने वाला जो रो ऑपरेशन है वो वाला यूज़ करेंगे, ताकि हमारे फ्रैक्शन भी ना बने और हमारा इन दी एंड 1 भी जो है वो पिवट एलिमेंट जो बन जाए। तो अब ऐसा कि अब क्या करेंगे, अब आपके पास एक तो ये ऑप्शन है कि आप पहले जो है ना वो R2 में से जो है वो R3 को जो है वो सॉरी R1 को जो है वो माइनस करें। जब R2 में से R1 को माइनस करेंगे तो आपका पहला एलिमेंट ये वाला जो है वो 1 बन जाएगा, बाकी एलिमेंट्स भी चेंज हो जाएंगे। उसके बाद क्योंकि हमने पहली रो का पहला पिवट एलिमेंट 1 बनाना है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो R2 में R2 है जिसमें पहला एलिमेंट 1 आ रहा है, इसको इंटरचेंज करके क्या करेंगे, आप पहली रो में लेके आ जाएंगे, तो आपकी पहली रो का पहला एलिमेंट जो है वो 1 बन जाएगा। एक वे ये है। दूसरा वे ये है कि आप पहले ही जो है ना क्या करें, R1 और R2 को इंटरचेंज कर दें, क्योंकि आपको पता है आपने 3 में से जो है वो 2 को माइनस करना है। तो जब पहले इंटरचेंज करने के बाद जब आप क्या करेंगे, इस 3 में से जो है वो इस 2 को माइनस करेंगे, तो आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है 1 बन जाएगा। तो ऑपरेशन जो है वो उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे मर्जी जो है आप ऑपरेशन लगाएं, आपके ऑपरेशन सही होने चाहिए। ऑपरेशन आपके एक वक्त में डिफरेंट भी हो सकते हैं डिफरेंट स्टूडेंट के, लेकिन आंसर आपका जो है इन दी एंड सेम ही रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी व्यू को फॉलो करता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर हम R2 में से R1 को माइनस करेंगे तो हमारी जो है वो आर R2 है उसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे देखते हैं। तीसरी रो जो है वो तो वैसे की वैसे रहेगी 3, उसके बाद हमने क्या करना है, R2 में से जो है वो R1 को माइनस करना है। तो R2 में से हम क्या करेंगे, R1 को माइनस करेंगे, क्योंकि हम किसी रो का पहला पिवट एलिमेंट जो है 1 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब R3 में से R1 को माइनस करना है तो इसका मतलब 3 में से हमने क्या करना है, 2 को माइनस करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको मैं ब्लू कलर से लिखता हूँ ताकि पता चल जाए कि इसमें चेंजिंग हुई है। यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा। उसके बाद 4 में से -1 को माइनस करेंगे, तो 4 में से जब आप -1 को माइनस करेंगे तो आपके पास 4 + 1 ये 5 बन जाएगा। यहाँ पे आपके पास 5 आ जाएगा। उसके बाद -2 में से जब -1 को माइनस करेंगे, तो जब आप -2 में से -1 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -2 और +1, और ये आपके पास -1 के इक्वल होता है। इसका मतलब आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, सॉरी -1 बन जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा -1। ठीक है, -2 में से जब आप -1 को माइनस करेंगे तो वो -2 + 1 बन जाएगा, और -2 + 1 -1 की इक्वल होता है। उसके बाद नेक्स्ट 11 में से जो है आप 4 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो ये क्या कर दिया आपने, R2 में से R1 को माइनस कर दिया है। अब R1 जो है आपके पास वो भी एज इट इज़ आ जाएगी, क्योंकि आप R2 में चेंजिंग हुई है, R1 में चेंजिंग नहीं हुई। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 -1 और 4। अब देखिए आपकी किसी एक नॉन जीरो का पहला एलिमेंट जो है वो पिवट एलिमेंट जो है 1 बन गया है। अब आप लोगों ने क्या करना है, क्योंकि हमें पहली नॉन जीरो का पहला पिवट एलिमेंट 1 चाहिए था, पहला एलिमेंट 1 चाहिए था, हम क्या करेंगे, R2 और R1 को नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। जब R2 और R1 को इंटरचेंज करेंगे तो आपको जो है ये वाला मैट्रिक्स जो है वो मिल जाएगा। देखिए मैंने उनसे थोड़ा डिफरेंट करने की कोशिश की है जो बुक में सॉल्व किया है। बुक वालों ने क्या किया है, पहले R1 और R2 को इंटरचेंज किया है, क्योंकि उनको पता था हमने 3 में से जो है 2 को माइनस करना है और 1 हमने पहले नंबर पे लेके आना है, इसलिए उन्होंने क्या किया, पहले 3 को ही पहले नंबर पे ले गया इंटरचेंज करने के बाद। उसके बाद जो है पहली रो में से जो है 3 वाली जो रो थी उसमें से उन्होंने क्या किया, R2 को माइनस कर दिया है, ताकि आपका पहली पोजीशन पे जो है 1 बन जाए। और मैंने क्या किया है, मैंने थोड़ा सा कोई और जो है डिफरेंट एक्शन चूज़ किया है। मैंने क्या कर दिया, जो 3 पहले से लिखा हुआ था सेकंड रो में, मैंने सेकंड रो में से R1 को माइनस करके, रो 1 को माइनस करके पहले मैंने यहाँ पे 1 बना दिया है। उसके बाद क्योंकि मुझे 1 पहले नंबर पे चाहिए था पहली रो में, तो मैंने क्या किया, दोनों रोज़ को आपस में इंटरचेंज किया। जब दोनों रोज़ को इंटरचेंज किया तो मेरा 1 जो है पहली पोजीशन पे आ गया, तो मैं यहाँ पे स्टेप पे पहुँच गया हूँ। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने पहले R1 और R2 रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज किया है, फिर R1 माइनस R2 ये वाला ऑपरेशन लगाया है। मैंने क्या किया है, मैंने R2 माइनस R1 पहले ये वाला ऑपरेशन लगाया है। उसके बाद फिर R1 और R2 जो दोनों रोज़ यहाँ पर उसको इंटरचेंज किया है। इंटरचेंज इंटरचेंज करने के बाद मैं जो अपने स्टेप में जो पहुँच चुका हूँ।
तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जैसे मर्ज़ी रो ऑपरेशन जो मर्ज़ी रो ऑपरेशन लगाएँ, याद नहीं करने के किस-किस क्वेश्चन में पहले कौन-कौन सा रो ऑपरेशन जो है लगा था। आप लोगों ने जैसा अपना कंसेप्ट जो है उसको जो है क्लियर रखना है। ये सोचना है कि आपने पहले कौन-कौन सा स्टेप जो है करना है, कॉलम वाइज़ आप लोगों ने कैसे मूव करना है। कॉलम वाइज़ मेरे माइंड में यही था कि मैंने पहला जो कॉलम है, उसका जो उसमें जो कोई नॉन ज़ीरो रो है, उसका पहला पिवट एलिमेंट जो है वो 1 बनाना है। पिवट एलिमेंट जो है 1 बनाना है, इसलिए मैंने क्या किया, किसी भी एक नॉन ज़ीरो का पिवट एलिमेंट 1 बना के, पहला एलिमेंट 1 बना के उसको इंटरचेंज करके पहले नंबर पे ले आया हूँ। और बुक वालों ने क्या किया, वो उन्होंने जिस भी रो का पहला एलिमेंट 1 बनाना था, इंटरचेंज करके पहले उस रो को जो है पहले नंबर पे ले आए हैं। उसके बाद जो उन्होंने जो है वो R1 में से R2 को माइनस करके जो है वो उस पहली रो का पहला एलिमेंट जो है वो या पिवट एलिमेंट जो है वो 1 बना दिया है। तो उन्होंने भी सेम कंसेप्ट को फॉलो किया, हमने भी सेम कंसेप्ट को फॉलो किया है। जस्ट क्या किया कि रो ऑपरेशन जो है वो डिफरेंट लगाए हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंडियन हमारा आंसर जो है वो क्या आएगा, सेम ही आएगा, चाहे वो यहाँ पे सेम आए या इंडियन जब आप सोल्यूशन निकालेंगे तब पे सेम आए, लेकिन आपका आंसर इंडियन सेम ही आएगा अगर आप लोगों ने सही ऑपरेशन जो है वो लगाए हैं और सही पैटर्न को फॉलो करते हुए जो है अपने मैट्रिक्स को जो है वो एशेलॉन या रेडियस एशेलॉन फॉर्म में जो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट देखें, जब आपका पहली रो का पिवट एलिमेंट 1 बन जाएगा आपका, अब इस 1 की मदद से आप दूसरी रो का पहला एलिमेंट और तीसरी रो का पहला एलिमेंट 0 बना सकते हैं। क्योंकि दूसरी रो का पहला एलिमेंट 2 है, तो आप क्या करेंगे, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके दूसरी रो में से माइनस कर देंगे, तो उसका पहला एलिमेंट जो 0 हो जाएगा। उसके बाद जो तीसरी रो है उसका पहला एलिमेंट 3 है, इसको 0 बनाना है, तो आप क्या करेंगे, R1 में जो 1 मौजूद है, इसलिए आप क्या करेंगे, R1 को जो है 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको R3 में से माइनस कर देंगे, तो इसका एलिमेंट भी आपके पास जो है वो 0 बन जाएगा। अब ये कॉलम वाइज मूव करने का ये फ़ायदा हुआ है कि पहला एलिमेंट 1 बनाने के बाद, पिवट एलिमेंट पहली रो का 1 बनाने के बाद जो नीचे वाले एलिमेंट हमने 0 किए हैं, ये कॉलम वाइज इस तरह मूव किए हैं हम लोगों ने। कॉलम वाइज मूव करने का ये फ़ायदा हुआ है कि जो आने वाली रो है उसका पिवट एलिमेंट जो ऑटोमेटिकली जो है पिछली रो से आगे चला गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगेन, क्योंकि हमने रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है, तो हमारी जो दूसरी अब रो है उसका जो पिवट एलिमेंट है वो भी क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। अब उसको 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन देखते हैं कौन कौन से जो है वो ऑपरेशंस जो है वो हम लगा सकते हैं, जिन ऑपरेशन को लगा के हम जो है वो अपनी रो का एलिमेंट जो है 1 बना सकते हैं। अब एक ऑपरेशन तो ये है कि हम क्या कर सकते हैं कि अपनी ये जो सेकंड रो है इसको जो है वो -1/11 से जो है वो मल्टीप्लाई कर दें। अगर हम -1/11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो दूसरी रो का पिवट एलिमेंट है ये क्या होगा, ये जब -1/11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट कैंसलेशन होने के बाद आपके पास यहाँ पे 1 बन जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे फिर प्रॉब्लम क्या पेश आएगी, थोड़ी सी वो ये आएगी कि आपका -1/11 जो है इस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका -1/11 बन जाएगा। यहाँ पे जो -10 लिखा हुआ है इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा 10/11 आपके पास बन जाएगा। तो फ्रैक्शन आपके यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएंगे। फिर हम नहीं चाहते कि हमारे फ्रैक्शन इन्वॉल्व हो, तो हम जो फिर कोई और टेक्निक जो है थोड़ा सा फॉलो करते हैं, कुछ और चेंजिंग करते हैं, जो चेंजिंग करने के बाद इन दी हमारा आंसर जो है वो क्या बने, 1 भी बन जाए और हमारे क्वेश्चन में जो है जितने हो सके फ्रैक्शन जो है कम इन्वॉल्व हो या ना हो। तो आपने जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे इस 11 को जो है फिलहाल हम 1 - 1/11 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि फ्रैक्शन इन्वॉल्व हो जाएंगे। और दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम क्या करें, इस जो नीचे वाली रो है इसको किसी नॉन ज़ीरो नंबर के साथ जो है मल्टीप्लाई करके इस R2 में से जो है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दे ताकि हमारा 1 जो है बन जाए। लेकिन अब फिर अगेन प्रॉब्लम ये है कि नीचे इसके 17 आ रहा है। 17 को ना ही हम अगर हम -17 को 11 में अगर हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तभी हमारा जो है 1 नहीं बन रहा आंसर। और ना ही किसी 17 को अगर हम किसी नॉन ज़ीरो नंबर लेट से 1 2 3 4 वगैरह से मल्टीप्लाई करके अगर हम इस 11 -11 में ऐड करें तभी हमारे पास जो है वो यहाँ पे 1 टाइप जो है आंसर नहीं बन रहा, ना ही 1 बन रहा है और ना ही -1 बन रहा है। तो क्या करेंगे, नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, 17 में थोड़ी सी चेंजिंग की है। इस तरह चेंजिंग की है ताकि इन दी एंड आपका आंसर जो है वो अगर फर्स्ट सेकंड रो का जो है वो पिवट एलिमेंट 1 नहीं बन रहा, तो क्या करें, जो थर्ड रो है उसका जो पिवट एलिमेंट जो दूसरे नंबर पे एलिमेंट लिखा हुआ है ये वाला 1 बन जाए। अगर ये वाला 1 बन जाता है तो हम क्या करेंगे, रोज़ को इंटरचेंज करके इसको ऊपर ले आएंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो सेकंड रो है उसकी जगह 1 जो है वो बन जाएगा। तो सेकंड रो का जो पिवट एलिमेंट है वो 1 बनाना है, यानी कि इस पोजीशन पे हम लोगों ने 1 बनाना है। अगर इस पोजीशन पे आपका 1 आसानी से नहीं बन रहा तो आप जो नीचे वाली रो है उसका उस पोजीशन पे जो नंबर है कोशिश करें वो 1 बना लें। अगर वो आपका 1 बन गया तो आप जो इंटरचेंज करके नीचे वाली 1 वाली रो को ऊपर लेके आ जाएंगे, तो आपका आसानी से जो है वो ऊपर वाली जो दूसरी रो है उसका पहला पिवट एलिमेंट जो है 1 बन जाएगा, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन के स्टार्ट में किया था। क्वेश्चन में स्टार्ट में जो पहली रो थी
उसका जो पिवट एलिमेंट 2 है वो आसानी से 1 नहीं बन रहा था। हमने क्या किया था, 3 वाला ये जो सेकंड रो है इसका जो पहला एलिमेंट था इसको 1 बनाया, और इसको 1 बनाने के बाद हमने क्या किया, रोज को इंटरचेंज करके उसको पहले नंबर पे लेके आ गए, तो हमारा ऑटोमेटिकली जो है वो इंडियन पहली रो का पिवट एलिमेंट जो है वो क्या बन गया, 1 बन गया। इसी वजह से यहाँ पे देखें 11 को जो है 1 बनाना आसान नहीं है। 11 को अगर 1 -11 को अगर 1 बनाएंगे तो फ्रैक्शन इन्वॉल्व होंगे हमारे। तो क्या करेंगे, 17 में कुछ इस तरह की चेंजिंग करेंगे ताकि इंडियन ये जो 17 जो है ये आपका प्लस या -1 जो है बन जाए। जब इसको प्लस या -1 बना देंगे तो हम इंटरचेंज करके ऊपर लेके आ सकते हैं, या इसकी वजह से हम जो है उसके ऊपर वाले नंबर को जो है प्लस या जो है वो 1 बना सकते हैं, और इंडियन हमारे क्वेश्चन में जो है वो फ्रैक्शन भी इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो नेक्स्ट क्या किया, देखिए जो 17 था -17, R3 जो है आपकी तीसरी रो है उसमें से R2 को माइनस किया है। अब तीसरी रो कौन सी है, ये आपके पास तीसरी रो है ये वाली, और ये आपके पास क्या है, दूसरी रो है। तीसरी रो में -17 इन्वॉल्व हो रहा है, और दूसरी रो में जो है वो -11 इन्वॉल्व हो रहा है। जब तीसरी रो में से दूसरी रो को माइनस करेंगे तो आप क्या करेंगे, -17 में से -11 को माइनस करेंगे। तो जब आप -17 में से -11 को माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा -17 और +11, और -17 और +11 किसके इक्वल होता है, ये +6 के इक्वल होता है। तो यहाँ सॉरी -6 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -6। जब R3 में से R2 को माइनस करेंगे तो -17 में से -11 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर यहाँ पे आ जाएगा -6। उसके बाद जब 7 में से 1 को माइनस करेंगे तब भी आपके पास आंसर यहाँ पे आ जाएगा 6 आ जाएगा। और ये -10 में से जब आप -10 को माइनस करेंगे तो -10 +10 हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 0। अब देखें R3 में से R2 को माइनस करने का क्या फ़ायदा हुआ है कि R3 में से R2 को माइनस करने के बाद जो आपकी R3 बन गई है उसमें सिर्फ 6 या -6 ही इन्वॉल्व हो रहा है। तो 6 या -6 इन्वॉल्व होने का मतलब ये है कि अगर हम इस रो को 1/6 या -1/6 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारी जो पूरी की रो है उसमें फ्रैक्शन इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि 0 को जब 6 से डिवाइड करेंगे वो 0 ही रहेगा। -6 या 6 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तब भी आपके पास फ्रैक्शन जो है नहीं बनेगा। इन दी एंड आपका जो यहाँ पे जो जो तीसरी रो है उसका जो पहला एलिमेंट है ये 1 या -1 जो है बन जाएगा, और इसकी मदद से हम जो है वो फिर क्या कर सकते हैं, बाकी वाले एलिमेंट्स से ऊपर वाले जो हैं उनको जो है वो 1 या -1 बना सकते हैं, या इंटरचेंज करके जो है वो दूसरी रो है उसका एलिमेंट जो है 1 या -1 बना सकते हैं। तो क्या फ़ायदा हुआ, R3 में से R2 को माइनस करने का, यहाँ पे 0 -6 6 और 0 बन गया है, क्योंकि यहाँ पे 6 के मल्टीप्लाई ही आ रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, पूरी की पूरी R3 को 1/6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब पूरी की पूरी R3 को 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 0 -1, यहाँ पे 1 आ जाएगा आपके पास, और यहाँ पे 0 का 0 ही रहेगा। तो ये आपके पास जो है नया आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स जो है बन जाएगा यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट देखें कि अब हम लोगों ने क्या करना है, ये जो -11 है इसकी जगह हम लोगों ने क्या करना है, इसकी जगह हम लोगों ने एक +1 या -1 बनाना है। तो अब यहाँ पे आप दो तरीके कर सकते हैं। एक तरीका तो ये कर सकते हैं कि ये जो -1 है पहले इसको क्या करें, आप जो है वो माइनस ये जो R3 है इसको आप -1 से मल्टीप्लाई कर दें। -1 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे +1 बन जाएगा। इस +1 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करके इस R2 में ऐड करेंगे तो -11 में जब वो 10 ऐड होगा तो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे जो है वो -11 की जगह -1 बन जाएगा, जिसको आप -1 से मल्टीप्लाई करके +1 जो है बना सकते हैं। एक तरीका तो ये भी है। दूसरा तरीका जो इन्होंने बुक वालों ने फॉलो किया, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सबसे पहले किया है कि R2 में से जो है वो R3 को माइनस किया है। R2 में से R3 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, -11 में से -1 जो है माइनस होगा, और आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा -10। -11 है, -11 में से जब आप -1 माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा -11 +1, और ये किसके इक्वल है, ये -10 के इक्वल है। तो R2 में से R3 को उन्होंने माइनस किया है। वो करने का क्या फ़ायदा हुआ कि यहाँ पे इस 1 में से ये 1 माइनस होगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। -11 में से -1 माइनस होगा तो यहाँ पे आपके पास -10 आ जाएगा। उसके बाद -10 में से 0 माइनस करेंगे तो यहाँ पे -10 ही रहेगा। तो अब देखिए कि इससे क्या फ़ायदा हुआ कि आपकी जो R2 है उसमें सारे के सारे 10 के मल्टीपल्स आ रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने यहाँ पे 1 बनाना है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, -1 और 10 से मल्टीप्लाई करके आप इसको जो 1 बना सकते हैं। एक वे तो ये है जो बुक वालों ने किया, दूसरा वे जो मैंने आपको बताया था आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। जो मर्जी भी फॉलो करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी ऑपरेशन चाहे डिफरेंट ही क्यों ना हो, अगर आप सही एलिमेंट्स बना रहे हैं, सही जगह पे सही कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इन दी एंड जब आप सोल्यूशन निकालेंगे तो आपका सोल्यूशन जो है एग्जैक्टली सेम ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने पहले क्या किया है, R2 में से
R3 को माइनस किया तो -11 में से जब ये -1 माइनस होगा, यहाँ पे आपके पास -10 बन जाएगा, यहाँ पे आपके पास 0 बन जाएगा, यहाँ पे -10 ही रहेगा। अब क्योंकि पूरी की पूरी R2 में 10 के मल्टीपल्स ही आ रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम लोगों ने 1 बनाना है तो हम -1/10 से क्या करेंगे, पूरी की पूरी R2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जो जब पूरी की पूरी R2 को -1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला जो -10 है ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये +1 बन जाएगा। ये वाला 0 0 का 0 ही रहेगा, जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करें 0 को वो 0 ही रहता है। उसके बाद जो ये वाला -10 है ये भी आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास +1 बन जाएगा। तो ये +1 बनाना ज़रूरी नहीं है, हमने इस नंबर को +1 बनाना था, जो कि हम लोगों ने क्या कर दिया, -1/10 से मल्टीप्लाई करके बाद जो करने के बाद जो इसको +1 बना दिया है। अब उसके बाद नेक्स्ट इस 1 की मदद से जो हम जो इसके नीचे वाले एलिमेंट को 0 कर सकते हैं, कि हम ऊपर वाले 1 को नीचे वाली 1 में -1 में ऐड करेंगे तो वहाँ से 0 बन जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, जो आपकी जो R3 है उसमें हम ऊपर वाली जो रो है R2 है उसको ऐड करेंगे तो इंडियन हमारे पास आंसर जो है वो नीचे 0 बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो उसके बाद देख लें आपकी जो है वो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म जो है बनती जा रही है। हर रो का पहला पिवट एलिमेंट जो है 1 बनता जा रहा है, लेकिन रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में क्या होता है कि पिवट एलिमेंट के ऊपर वाले एलिमेंट भी 0 होते हैं। तो अगर हमने सिर्फ एचेलॉन फॉर्म बनानी होती तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन जो है वो ये वाला क्लियर हो गया है कि एचेलॉन फॉर्म बनी हुई है। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्म करना है, तो हमने यहाँ पे जो पिवट एलिमेंट 1 आ रहे हैं उनसे ऊपर वाले एलिमेंट भी 0 बनाने हैं। तो ये जो पिवट एलिमेंट आपका 1 आ रहा है इसकी मदद से हम ऊपर वाले 5 का भी 0 कर सकते हैं, 5 में से 5 माइनस करके। और उसके अलावा ये वाला पिवट एलिमेंट आपका 1 आ रहा है, इसकी मदद से हम इस 1 को भी जो है वो 0 बना सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट उन्होंने क्या किया हुआ है, R1 में जैसे जो है वो R1 में जो R3 को ऐड किया, सबसे पहले हमने क्या किया, इस एलिमेंट को 0 बना दिया है। तो इस एलिमेंट को 0 कैसे बनाया है, ये जो R3 है इसको क्या करेंगे, R1 में ऐड कर देंगे। R3 को जब R1 में ऐड करेंगे तो ये वाला 1 जो है वो इस -1 में ऐड होगा आपके पास। जब इसमें ऐड होगा तो यहाँ पे आपके पास जो है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा ये जो 5 है जिसको हम लोगों ने 0 बनाना था उसको इस 1 की वजह से 0 बनाएंगे। जिसको भी 0 बनाना होता है उसको उसके नीचे ऊपर या नीचे वाला जो 1 लिखा होता है उसकी वजह से जो है वो 0 बनाते हैं। तो इस 1 की मदद से जो है इस 5 को 0 बना सकते हैं। क्या करेंगे, इसमें से 5 माइनस करना है। तो R2 को जिसमें ये 1 मौजूद है उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद R1 में से जो है वो माइनस करेंगे। तो R1 में से जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इस 5 की जगह भी आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो देख लें कि हर रो का पिवट एलिमेंट जो है वो क्या बन रहा है, यहाँ पे 1 बन रहा है, और 1 के ऊपर और नीचे वाले सारे के सारे एलिमेंट जो है वो 0 बन रहे हैं। तो ये आपके पास रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में आपका मैट्रिक्स जो है वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अब वापस फिर से हम यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे जैसे लास्ट लेक्चर में बनाई थी। ये आपका x1 का कोएफिशिएंट है, ये x2 का कोएफिशिएंट है, ये x3 का कोएफिशिएंट है और इक्वल टू 1 है। तो ये बनेगा आपके पास 0x1 प्लस 0x2 प्लस 1x3 इज इक्वल टू 1, यानी कि आपके पास बनेगा x3 इज इक्वल टू 1। तो x3 इज इक्वल टू 1 आपके पास कौन सी है, ये वाली इक्वेशन है। उसके बाद इसी तरह ये आपके पास बनेगा 0x1 प्लस 1x2 प्लस 0x3 इज इक्वल टू 1। तो इंडियन क्या बनेगा आपके पास, ये 1x2 इज इक्वल टू 1 ही बनेगा। तो 1x2 इज इक्वल टू 1 आपके पास कौन सी इक्वेशन है, वो ये वाली इक्वेशन है। और जो पहली जो रो है से आपके पास इक्वेशन बनेगी x1 इज इक्वल टू 3, तो x1 इज इक्वल टू 3 आपके पास जो है ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। तो ओवरऑल जो भी आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई थी उनको क्या किया हम लोगों ने आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म किया है। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करने के बाद आपका जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स था उसके ऊपर सूटेबल रो ऑपरेशन लगाए हैं। सूटेबल रो ऑपरेशन लगाने के बाद उनको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया है। ट्रांसफॉर्म करने के बाद आप जब इक्वेशन बनाएंगे तो आपको उन इक्वेशन के सोल्यूशन जो है मिल जाएंगे। याद रखें, जब भी कोई आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई हो जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा उनके सोल्यूशन मिले। कुछ लीनियर इक्वेशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऐसी होती हैं जिनके सोल्यूशन जो है वो होते ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करते। ठीक है, इनके तो आपको मिल गए हैं, कुछ के सोल्यूशन जो है वो मिलते ही नहीं है। कुछ के जो इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन होते हैं और कुछ के नहीं मिलते। ये आपकी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो आपको दी गई है उन पर डिपेंड करता है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हम जो है वो बाकी फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिलहाल आप जो है वो वाले क्वेश्चन करें जिनमें आप लोगों को सोल्यूशन जो है मिल जाते हैं। इस तरह ये एग्जाम्पल नंबर 5 है, इसमें भी जो आपको जो है वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई है, 4 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई हैं, उनमें 4 ही अननोन जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। आपने क्या करना है, इस पूरी की पूरी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को जो है आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करना है। उसके बाद ये जो आपके पास आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बना है इसके ऊपर सूटेबल ऑपरेशंस लगा के जो भी लगे हैं यहाँ पे, जैसे कि पिवट पहली रो का पिवट एलिमेंट 1 बनाना है
तो आप इंटरचेंज करके भी पहली रो का प्राइमरी एलिमेंट 1 बना सकते हैं, या किसी एक रो में से किसी रो को माइनस करके भी 1 बना सकते हैं। तो जैसे उन्होंने किया वैसे भी कर सकते हैं, या अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। तो आप लोगों ने क्या करना है, सूटेबल रो ऑपरेशन लगाने के बाद जो इन द एंड आपका जो मैट्रिक्स है उसको रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में जो है वो ट्रांसफॉर्म करना है। जब रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे तो वहाँ पे जो आपको इक्वेशंस मिलेंगी, वहाँ से ही आपको जो है वो आपके अननोन के जो है वो सॉल्यूशंस मिलेंगे। मैं फिर रिपीट कर दूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन मिलें। कुछ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऐसी भी होती हैं जिनके सॉल्यूशन नहीं मिलते, या कुछ लीनियर इक्वेशन ऐसी होती हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऐसी होती हैं जिनमें इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो ये जज करना हो कि किन किन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, किन किन में नहीं मिलेंगे, या किन में इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे, उनके अपने क्राइटेरियाज होते हैं जिसको हम कंसिस्टेंसी क्राइटेरियाज बोलते हैं। वो हम जो है नेक्स्ट मीटिंग में हम करेंगे, ताकि आप जो है उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है कर सकें। फिलहाल जो हम लोगों ने आज क्वेश्चन करे हैं कि ये उनसे रिलेटेड आपको मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन देता हूँ कि आप लोगों ने एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। तो आपकी जो एक्सरसाइज 4 है मैथमेटिकल मेथड बुक की, इस एक्सरसाइज का आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4, 6 और 7 ये 3 क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं।